हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट आगरा में। और आज से आप हमारे यहाँ देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीईओ की तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट का पूर्ण रूप से क्लास, यानी सारी क्लास आपको मिलेंगी बीईओ की, यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जिन जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। उनको कहीं पर भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ज्योग्राफी, और ये जो हमारा है ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको अलग अलग सीरीज पूरी मिलती रहेगी। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश कुमार सिरोही, और आज से आप देखेंगे ज्योग्राफी। तो आज से हमारा शुरू है ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट। चलिए प्रारंभ करते हैं ज्योग्राफी। देखिए, सबसे पहले भूगोल को समझते हैं कि भूगोल आखिरकार है क्या। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है, भूगोल शब्द अंग्रेजी के ज्योग्राफी से बना है, ग्रीक भाषा के जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफो यानी कि वर्णन, यानी जियोग्राफी के बारे में पृथ्वी के वर्णन। ठीक है ना, वर्णन शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी शब्द की संरचना हुई है। ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक है, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ये आपको अंडरलाइन करने वाली बात है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ठीक है ना, और उसने इसकी परिभाषा क्या दी है जरा समझते हैं। जैसे हॉटसॉर्न के अनुसार जो भूगोल की परिभाषा बनी वो ये है, भूगोल पृथ्वी की विविधताओं के सही क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्याख्या से संबंधित है। दूसरा है वुलरिज एवं ईस्ट। उसने क्या कहा कि भूगोल के अंतर्गत भू क्षेत्र अर्थात लैंड तथा मानव यानी कि मैन का अध्ययन किया जाता है। और सबसे अच्छी जो परिभाषा मानी जाती है वो इसी की मानी जाती है, वुलरिज एवं ईस्ट की, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, लैंड और मानव इन दोनों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और हम लैंड और मानव का अध्ययन करते हैं, उसी विज्ञान को या उसी अध्याय को या उसी अध्ययन को हम लोग ज्योग्राफी में रखते हैं। तो ये थी ज्योग्राफी की कुछ शॉर्ट सी परिभाषाएं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन ज्योग्राफी की परिभाषाओं को आप ढंग से समझ लें, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं के सही क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण को किसने कहा। तो ये आपका शॉर्ट डाउन के अनुसार बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब समझते हैं भूगोल की मुख्य शाखाएं। तो भूगोल की मुख्य शाखाएं कितनी है? दो। एक है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा, दूसरा बनता है इसमें मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो पार्ट हैं इसके। ठीक है ना, अच्छा, इनके पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब हम समझेंगे कि इस भूगोल का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, भूगोल का उद्देश्य यानी कि एम ऑफ ज्योग्राफी। तो इसके बारे में भी हॉटसॉर्न के जो हॉटसॉर्न ने क्या लिखा है जरा समझते हैं। पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, ये हार्टसॉर्न ने कहा। यानी कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से मानव जीवन का अगर वर्णन करते हैं, मानव जीवन में जो जो चीज़ें आपने डेवलप की हैं उन सब चीज़ों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के अध्ययन को ही हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी समझने का तरीका ये रहेगा आपका कि हमें इनमें सारी चीज़ों के बारे में अन्वेषण करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस, कि आखिरकार कॉस्मोस हमारा है क्या। इस कॉस्मोस के बारे में ज़रा समझते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, यानी कॉस्मोलॉजी क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है ना, ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ और प्रतिपदार्थ यानी मैटर और एंटी मैटर से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। ठीक है ना, इस ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ज़रा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है, मानव मन में
एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में विश्व का चित्र निकलकर सामने आया, उसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। यानी कि सबसे पहले मानव ने सोचा कि आखिरकार विश्व है क्या, ठीक है ना, विश्व क्या है, वर्ल्ड क्या है, उसी को उन्होंने क्या कह दिया, ब्रह्मांड, यानी कि पूरी दुनिया यानी कॉस्मोस, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है ऊर्जा एवं अस्तित्व मान द्रव्य के मिश्रित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। फिर उसमें आपका अस्तित्व और ऊर्जा को भी सम्मिलित किया गया। तीसरा जो आया वो निकल के आया, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं यानी कि गैलेक्सी। एक आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारे होती हैं। यानी कि सबसे पहले इतने सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप हुई, उसके बाद उन्होंने फिर आकाशगंगा का अनुमान लगाया और आकाशगंगा में भी हमने फिर अपनी आकाशगंगा के बारे में सोचना चालू किया। उसके बाद हमने ये पता लगाया कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हो सकती हैं। तो इन्होंने ये अंदाज से बताया है, अनुमानतः है कि 100 अरब आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रश्न श्योर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का बनना मुश्किल लगता है मुझे कि 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने यही दावा किया है, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि पृथ्वी के सबसे पास स्थित आकाशगंगा कौन सी है। तो हमारे पृथ्वी के पास सबसे समीप आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। दूसरा है हमारी आकाशगंगा के उपनाम कौन से हैं, देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा, और दूसरा नाम है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, और इसे हम लोग आकृति में सर्पीली भी कहते हैं। ये गोल गोल आकृति थोड़ी सर्पीली आकार में होती है यानी कि परवलयाकार। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि हमारी आकाशगंगा का दूसरा नाम देवयानी भी है यानी एंड्रोमेडा, और मिल्की वे सबसे ज़्यादा फेमस नेम है। इसी का मैं सेकंड पार्ट आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार हमारी पृथ्वी कैसे बनी, यानी दुनिया कैसे बनी। तो उसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है, द बिग बैंग थ्योरी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे संबंधित सारी वीडियो भी योगी इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ नमस्कार।